नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक बार अपने चैनल आनंद स्टडी आईक्यू में। आज हम चर्चा करेंगे 21 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें मैंने 10 क्वेश्चन रखा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अमेरिका की मेज़बानी में दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास 17 अगस्त को शुरू हुआ, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों, जो युद्धाभ्यास 17 अगस्त को शुरू है उसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ने हवाई द्वीप समूह के पास ये नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है तथा 17 से 31 तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 10 देशों के 20 महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ इस युद्धाभ्यास में चीन को न्योता नहीं दिया गया है तथा आपको बता दें कि अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, सिंगापुर और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। आमतौर पर रिमपैक में 30 देशों के 50 युद्धपोत, सबमरीन, 200 फाइटर जेट और 25,000 जवान हिस्सा लेते रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार 5300 5300 जवान हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के तीसरे फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल स्कॉट कान ने कहा, इस युद्धाभ्यास का मकसद प्रशांत महासागर में अपने दोस्तों के बीच विश्वास को बढ़ाना है तथा करीब 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने के बाद ही इस अभ्यास में सैनिकों को हिस्सा लेने दिया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चर्चा करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने 18 अगस्त 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन आपका है बी, एशियाई विकास बैंक। चलिए इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे अशोक लवासा जी के बारे में। वह एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिसमें दिवाकर गुप्ता जी का कार्यकाल 31 अगस्त को ख़त्म होगा। आपको बता दें कि लवासा को जनवरी 2018 में आयुक्त नियुक्त किया गया था। इसी के साथ साथ बता दें कि निर्वाचन आयोग के इतिहास में अशोक दूसरे ऐसे आयुक्त होंगे जिन्हें कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया, जिन्होंने उनसे पहले 1973 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नागेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया था। उनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में जज बनाया था। अशोक लवासा जी 2019 में सुर्खियों में आए थे। अशोक लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव आयोग की क्लीन चिट का विरोध किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के 4 भाषणों और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के भाषण को क्लीन चिट दिए जाने के मामले पर असहमति जताई थी। इसके बाद लवासा ने आचार संहिता उल्लंघन मामले पर होने वाले चुनाव आयोग की मीटिंग से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इस बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र भी लिखा था। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया, एडवी का स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। इसके 68 सदस्य देश हैं और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट मात्सुगु अस्कवा हैं। इसी क्रम में देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। कोरोना महामारी के विनाशकारी प्रभाव के बावजूद बांग्लादेश की जीडीपी में वित्त वर्ष 2019-20 जुलाई से जून में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पे इस कोरोना महामारी में उसके जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, जबकि बाकी देशों के जीडीपी में गिरावट ही आई है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की जीडीपी में 5
2.4% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। आइए बांग्लादेश के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है और यहाँ की मुद्रा टका और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानकारी लेते हैं। बांग्लादेश में फिस्कल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष जुलाई से जून होता है, जबकि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के अवधि को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। जीडीपी की इस बेहतरीन बढ़त को देखते हुए दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इलाके के बाकी देशों के मुकाबले जल्दी पटरी पर लौटेगी तथा कोविड संकट के दौरान जुलाई में बांग्लादेश का निर्यात 0.6% बढ़कर $3.91 अरब हो गया। अप्रैल में इसी निर्यात में 83% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी और $52 करोड़ तक गिर गया था, लेकिन 2 महीने के भीतर ही स्थिति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हुआ। तो ये थे बांग्लादेश की जीडीपी के बारे में क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो इसका सही ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है तथा अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाती थी। और यह फैसला महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे के सलाह पर बढ़ाया गया है। तो जान लेते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है तथा इसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। बात करें महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय की, तो महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय का नाम मुंबई उच्च न्यायालय है और जिसके मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता जी हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है और तथा राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट की आशंका जताई है? तो हमारा सही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर है 16.5। भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने 16.5% गिरावट की आशंका जताई है। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इससे पहले मई में एसबीआई रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 20% से अधिक की गिरावट की आशंका जताई थी और शास्त्रियों ने 17 अगस्त को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शास्त्रियों ने 17 अगस्त को अपनी रिपोर्ट जारी की थी। परिणाम बताते हैं कि कंपनियों की सकल आय में 25% से अधिक की गिरावट आई है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि कोविड-19 के कारण जीएसडीपी में कुल नुकसान 16.8% होगा। आपको इसी के साथ साथ बता दें कि एसबीआई के जो हमारे चेयरमैन हैं वो रजनीश कुमार हैं और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई शहर में है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकासाई ने हाल ही में किस खेल से संन्यास लिया? तो इसका आंसर आपको बता दें कि जो आयका ताकासाई जी हैं वो बैडमिंटन से संन्यास लिया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकासाई ने हाल ही में बैडमिंटन के खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। ताई ने मात्सुतोमो के साथ मिलकर 2016 में रियो ओलंपिक में डेनमार्क की क्रिस्टिना पेडरसन और कामिला रिट्टर जूहल को हराकर महिलाओं के युगल स्वर्ण पदक जीता था।
ताकाशाही ने अपनी जोड़ीदार मिसाकी मात्सुतोमो के साथ ओलंपिक में बैडमिंटन में जापान को सबसे पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? तो दोस्तों बता दें आपको, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर इंदौर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं कुछ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है तथा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र द्वारा कराया जाने वाला सफाई को लेकर एक वार्षिक सर्वेक्षण है। अब चलिए मध्य प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे कुछ। जैसा कि आपको बता दें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं तथा गवर्नर आनंदीबेन पटेल अस्थायी गवर्नर बनी हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल और मध्य प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें 29 हैं तथा राज्यसभा की 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। बात कर ले पड़ोसी राज्यों की, तो मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हैं। अब मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं, तो आइए देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडा प्लांट फोसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो आपको बता दें इसी के साथ साथ एक और चीज़ कि जो कर्क रेखा है भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, और जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आइए उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो जिसमें आपका है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के बारे में। केंद्र ने सरकारी भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए का गठन किया। यह किस तरह का एग्ज़ाम लेगी? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो एनआरए है ये सामान्य योग्यता परीक्षा टाइप के एग्ज़ाम लेगी, तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और हम कुछ बात करेंगे डिटेल से। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सेंट्रल कैबिनेट ने 19 अगस्त 2020 को एनआरए के गठन को मंजूरी दी थी। सरकार इसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म बता रही है। एनआरए का कार्य होगा एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, रेल मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा लेना। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया? तो आपको बता दें कि इसका सही ऑप्शन आपका है इंग्लैंड। लॉरा मार्श जो हैं इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट खेलती हैं। आइए इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। लॉरा मार्श ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे, 67 टी20 मैच खेले। वह सभी प्रारूपों में कुल 1588 रन बनाए और 217 विकेट भी हासिल की थी। उन्होंने 2006 में टेस्ट में अपने करियर की शुरुआत एक तेज गेंदबाज के रूप में की, लेकिन बाद में उन्होंने स्पिन गेंदबाज के रूप में अपना करियर आगे बढ़ाया। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं। निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप IQE और टेंसेंट पर बैन लगा दिया? तो इसका आपका सही ऑप्शन होगा ताइवान। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ
डिटेल में जानकारी लेते हैं। ताइवान ने चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आईक्यूई और टेंसेंट के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ताइवान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह कदम चीनी मीडिया कंपनी के प्रभाव वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से ताइवान में अपनी सामग्री भेजने से रोकने हेतु उठाया गया है तथा ताइवान की तरफ से कहा गया कि इस फैसले के बाद व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य संगठनों को चीन में इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सामग्री को 3 सितंबर से देश में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ साथ हमारा आज का जो करंट अफेयर है समाप्त होता है। अगर इस वीडियो में कोई आपको त्रुटि नज़र आती है तो उसे माफ़ करने का कष्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।